हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लाइमेटोलॉजी के ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटमॉस्फेयर। सो लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर बिलियंस ऑफ ईयर्स के सफर में धीरे धीरे बदला और अलग अलग स्टेजेस से गुजरा हुआ है, जो आज हमारे पास एक लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट के रूप में दिखाई देता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारा प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इस टाइम पर अर्थ का सरफेस बहुत गर्म था और एक्टिव वोल्केनोज काफी गैसेस रिलीज करते थे, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। एटमॉस्फेयर इस टाइम अनस्टेबल और लाइफ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। इस स्टेज में वोल्केनोज से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस निकल रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी। साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे ऑर्गेनिजम्स इस टाइम पर शुरू हुए, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करके धीरे धीरे ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। थर्ड वन इज द ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस फेज में साइनोबैक्टीरिया ने ज्यादा ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। इस पीरियड को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस बनाया। द लास्ट वन इज द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, जो लाइफ फॉर्म्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए परफेक्ट है। इस फेज में लाइफ काफी डाइवर्सिफाई हुई और अर्थ एक फुल्ली डेवलप्ड प्लेनेट बन गया। तो बेसिकली अर्थ के एवोल्यूशन को समझने के लिए टाइम को 4 इयॉन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका हेडियन, दूसरा है आर्कियन, और थर्ड है आपका प्रोटेरोजोइक, और लास्ट है आपका फेनरोजोइक। पहले के 3 इयॉन्स को प्री कैम्ब्रियन सुपरियन के नाम से जाना जाता है, जो अर्थ के शुरुआती फेजेस को दिखाता है। अलग से अगर हम बात करें तो हर इयॉन को आगे डिवाइड किया गया है, एराज में, फिर उसके बाद में पीरियड में, और उसके बाद में एपॉक्स में। ठीक है, तो बेसिकली ये एवोल्यूशन एक हॉस्टाइल और गर्म एनवायरनमेंट से शुरू होकर एक बैलेंस्ड और लाइफ सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर तक का सफर है, जिसमें हर स्टेज लाइफ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हमारे पास एक यहाँ पर इमेज दी गई है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो पहली बात तो जो MYA है, ये है आपका मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो शुरुआती अगर देखोगे तो हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें तो प्री कैम्ब्रियन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4600 मिलियन ईयर्स से हमारा लगभग स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही इसको अलग अलग जोन्स में या अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इवोल्यूशन ये आप देख सकते हो, कैम्ब्रियन में क्या है आपका, और उसके बाद में टर्सरी यानी कि टॉप में क्या है आपका। ये सारे इवोल्यूशन के फेजेस हैं। ठीक है, यू कैन हैव अ ग्लांस, अगर कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास आर्कियन इयॉन के बारे में दिया गया है। प्री कैम्ब्रियन सुपरियन जो मैंने पहले बात की थी, 3 को एक साथ डिवाइड किया गया है, वो दिया गया है, और बेसिकली उन्हीं का ये टाइम पीरियड है जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेजेस। अर्थ के एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो लाइफ और एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। लेट्स सी द स्टेजेस। पहला क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के टाइम जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो ओशंस बने। ये ओशंस कार्बन सिंक्स के तरह काम करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मॉडरेट किया गया, एंड ओशंस लाइफ के लिए एक एसेंशियल बेस बन गए। उसके बाद में हमारा डेवलपमेंट ऑफ द ओजोन लेयर। प्रोटेरोजोइक इवॉन के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी, जिससे ओजोन लेयर बनी। ये ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशन से लाइफ को प्रोटेक्ट करती है और लैंड पर लाइफ इवॉल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजनेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। फेनरोजोइक इयॉन के टाइम पर ऑक्सीजन लेवल्स काफी हाई हो गए, जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स जैसे बड़े एनिमल्स और प्लांट्स के एवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। इस ऑक्सीजनेशन ने बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया और इकोसिस्टम्स को डेवलप करने में हेल्प की। इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो आज के समय ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा होना ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन रहा है। ये एटमॉस्फेयर के डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन कर रहा है और फ्यूचर के लिए एक सीरियस चैलेंज भी है। सो नाउ जो हमने 4 स्टेजेस पहले बात की हैं, अब उनमें एक एक करके हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज द प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन का सबसे पहला फेज था, जो अर्थ के फॉर्मेशन के तुरंत बाद शुरू हुआ। पहला एटमॉस्फेयर मेनली सोलर नेबुला, सन के आसपास का जो गैस क्लाउड है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर नेबुला। तो पहला एटमॉस्फेयर मेनली सोलर नेबुला से बना था,
जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम बचा था। इसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। ये गैसेस बहुत लाइट थी और अर्थ के वीक ग्रेविटी के कारण स्पेस में एस्केप होने लगी। लगभग 4 बिलियन साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के टाइम एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और वोल्केनिक इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में और गैसेस ऐड कर दी। ये गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। उस समय अर्थ का सरफेस मोल्टेन था, यानी पूरी तरह पिघला हुआ, और अंदर से लगातार वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी। इन इरप्शंस के कारण अर्थ के अंदर की गैसेस कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर में रिलीज होती थी। इस वक्त का एटमॉस्फेयर ज्यादातर हैवी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन से बना था। लाइटर गैसेस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम वीक ग्रेविटी और सोलर विंड के इफेक्ट की वजह से स्पेस में चली गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ये स्टेज तब शुरू हुई जब अर्थ का सरफेस ग्रेजुअली कूल होने लगा और एटमॉस्फेयर में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिली। जब अर्थ का सरफेस ठंडा होने लगा तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर कंडेंस होकर ओशंस बनने लगी। ये ओशंस अर्थ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में था, ओशंस में डिसॉल्व होने लगा। ओशंस में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ने मेटल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बनाए, जो सेडिमेंट के रूप में ओशन फ्लोर पर डिपॉजिट होने लगी। इस प्रोसेस ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ग्रेजुअली कम कर दिया। इस स्टेज में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से कम होने लगी, जिसका रिजल्ट अर्थ के एनवायरनमेंट के बैलेंस में दिखा। ये स्टेबल एटमॉस्फेयर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर की कंडीशंस कुछ हद तक जुपिटर और सैटर्न के करंट एटमॉस्फेयर जैसे दिखाई देते हैं। दोनों प्लैनेट्स ने अपने हाइड्रोजन हीलियम डोमिनेटेड प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर को रिटेन किया है, जो अर्थ के एवोल्यूशन के अर्ली स्टेजेस के सिमिलर है। Now let's talk about the secondary atmosphere. This stage basically marked a significant shift in the composition and characteristics of the Earth's atmosphere. एटमॉस्फेयर का प्राइमरी गैस नाइट्रोजन बन गया, जो स्टेबल होकर डोमिनेट करने लगा। ट्रेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया भी प्रेजेंट थी। फ्री ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट कोई मात्रा नहीं थी, इसका प्रेजेंस नेग्लिजिबल था। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू रिलीज हुआ, जो अर्थ के इंटीरियर से सरफेस पर आया। लेट आर्कियन पीरियड में साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है आपका, उनका एवोल्यूशन हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया, जो फ्यूचर के एटमॉस्फेयर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। इसी टाइम के दौरान कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदलते रहे और इस मूवमेंट का एटमॉस्फेयर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर लार्ज कॉन्टिनेंटल कार्बोनिक स्टोर्स के बीच होता रहा, जो ग्रेजुअली एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज करने लगा। अगर हम एग्जांपल ले स्ट्रोमेटोलाइट की, जो शार्क बे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, आज भी एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया के जीवित एग्जाम्पल है। तो साइनोबैक्टीरिया, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करके एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो ऑक्सीजनेशन की शुरुआत थी। लगभग 2.4 बिलियन साल पहले एटमॉस्फेयर में पहली बार फ्री ऑक्सीजन अपीयर हुआ, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल होके इयॉन के एंड तक लगभग 15% से ज्यादा हो गए। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अकोमुलेट होने लगा, जिससे ओजोन लेयर बनी। ये लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है, जिससे लैंड पर लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एनवायरनमेंट ज्यादा सेफ बन गया। ऑक्सीजन ने एरोबिक लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सर्वाइव भी करते हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे साइनोबैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बनाया। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजनेशन का मेन सोर्स था। शुरुआत में ऑक्सीजन ओशंस में आयन के साथ रिएक्ट करके बैंडेड आयन फॉर्मेशंस बनाता था, जो इनिशियली फ्री ऑक्सीजन को रिड्यूस करता था। बाद में ऑक्सीजन स्टीडली एटमॉस्फेयर में अकुमुलेट होने लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो आज का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और ट्रेस गैसेस से बना हुआ है। अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, तो इसका जो परसेंटेज है दैट इज 78%, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट गैस है।
ऑक्सीजन लाइफ के लिए एसेंशियल गैस है। ऑर्गन की अगर बात करें तो एक इनर्ट गैस है तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। ट्रेस गैसेस की अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है, ये एटमॉस्फेयर के बैलेंस और लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक दो की टर्म है हमारे पास जो यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड वोल्केनिक इरप्शंस। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस कार्बन साइकिल को बैलेंस में रखता है और लाइफ को सपोर्ट करता है। वल्कनोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके कार्बन साइकिल को रेगुलेट करता है। अब अगर बात करें हम करंट ऑक्सीजन लेवल की जो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो ऑक्सीजन ने अपना पीक यानी कि अराउंड 30% लगभग 280 मिलियन साल पहले अचीव किया था। इस वक्त एनिमल लाइफ का रैपिड इवोल्यूशन हो रहा था और ज्यादा ऑक्सीजन ने इन ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को सपोर्ट किया। आज के ऑक्सीजन लेवल लगभग 21% है, जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म के लिए काफी है, यानी सफिशियंट है और उनकी रैपिड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को अफेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का रिस्क बढ़ता जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर गैसेस, वाटर वेपर और सॉलिड पार्टिकल का एक यूनिक मिक्सचर है। ये एटमॉस्फेयर लार्जली उन बाई प्रोडक्ट से गवर्न होता है जो उस लाइफ को सस्टेन करता है और अर्थ की ग्रेविटी के थ्रू अपनी जगह पर बना रहता है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला है आपका परमानेंट गैस, दूसरा है आपका वेरिएबल और लास्ट है आपका एरोसोल या सॉलिड पार्टिकल्स। परमानेंट गैसेस बेसिकली वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में हमेशा एक फिक्स्ड परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। इनका कंट्रीब्यूशन स्टेबल और लॉन्ग टर्म में होता है। वेरिएबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और ओजोन। इनका रोल वेदर और क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वन इज द एरोसोल या सॉलिड पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड छोटी छोटी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जैसे डस्ट, पॉलन, सी सॉल्ट और वल्कनिक ऐश को एरोसोल्स कहा जाता है। ये पार्टिकल्स सनलाइट को स्कैटर करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो बेसिकली ये मिक्सर एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, जिसमें गैसेस और पार्टिकल्स का रोल अर्थ की लाइफ और क्लाइमेट सिस्टम के लिए असेंशियल है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डीप में इन्हीं गैसेस के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस वो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के टोटल वॉल्यूम में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहती हैं, एक्सेप्ट इन हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहां इनका प्रोपोर्शन थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो बाय वॉल्यूम ये 78.08% है। इससे इसका जो नेचर होता है वो इनर्ट होता है। नाइट्रोजन एक रिलेटिवली इनर्ट गैस है जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए असेंशियल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके स्पॉन्टेनियस कंबशन को प्रिवेंट करती है। ये इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन प्रोसेस को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू रिलीज होती है और टाइम के साथ स्टेबल रहती है। फार्मर्स क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। एनपीके आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन पर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन का स्टेबल प्रेजेंस अर्थ के इकोसिस्टम और लाइफ के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर बनाने में मदद करता है। अगला हमारे पास है ऑक्सीजन। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इट इज 20.95% या फिर 21% अराउंड हम कहते हैं इसे। ऑक्सीजन लाइफ के लिए सबसे जरूरी गैस है। ये रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है और कंबशन को सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाता है जो लाइफ और अर्थ के इकोसिस्टम को सस्टेन करते हैं। अपर लेयर्स में ऑक्सीजन की मात्रा रिड्यूस्ड होती है क्योंकि डेंसिटी लो होती है। फॉरेस्ट जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोबल ऑक्सीजन सप्लाई का एक मेजर सोर्स है। अगर बात करें हम ऑर्गन की, तो ये वॉल्यूम इसका है 0.93%। ऑर्गन एक इनर्ट गैस है जो डायरेक्टली किसी भी लाइफ प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका ज़्यादा यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है, जैसे वेल्डिंग, जहाँ ये ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने में मदद करती है। अगर बात करें हम ट्रेस गैसेस की, तो इनमें आपका नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड हाइड्रोजन है,
ठीक है। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में होती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करती हैं। तो बेसिकली ये परमानेंट गैसेस एक बैलेंस्ड एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जो लाइफ और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए क्रिटिकल है और साथ ही अर्थ के इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनकी क्वांटिटी लोकेशन और टाइम के साथ बदलती रहती है। ये गैसेस वेदर, क्लाइमेट और लाइफ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। पहला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इट इज 0.04% बाय वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हीट एब्जॉर्ब करता है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्रिटिकल है। ये इफेक्ट अर्थ को वार्म रखता है, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर भी करता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। फॉसिल फ्यूल का बर्निंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज है। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की वजह से हिमालयाज में ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और ग्लोबल टेम्परेचर का राइज होना डायरेक्टली लिंक्ड है। बात करें अगर वाटर वेपर की, तो ये वेरी करता है फ्रॉम 0.02% टू 4%, डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है। वाटर वेपर की मात्रा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बदलती है। कोल्ड क्लाइमेट में सिर्फ 0.02% होती है, जबकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये 4% तक पहुंच जाती है। ये वाटर साइकिल वेदर सिस्टम और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए एसेंशियल है। वाटर वेपर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जो एटमॉस्फेयर के इंसुलेटिंग इफेक्ट में क्रिटिकल और रोल प्ले करते हैं। ये कंडेंसेशन के दौरान लेटेंट हीट रिलीज करता है, जो स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट को पावर देता है। केरला जैसे हाई ह्यूमिडिटी रीजन्स में फ्रीक्वेंट रेनफॉल होता है, जो वाटर वेपर की ज्यादा मात्रा की वजह से होता है। अगर बात करें हम ओजोन की, तो इट इज लेस देन 0.00005% बाय वॉल्यूम। ओजोन प्राइमरली स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जहां ये ओजोन लेयर बनाता है। ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जो लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए क्रूशल है। अंटार्कटिक ओजोन होल, जो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पोल्यूशन की वजह से हुआ है, हमें ओजोन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है इन शील्डिंग द प्लैनेट। बात करें अगर हम मीथेन की, तो इट इज 0.000179% बाय वॉल्यूम। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, जो हीट को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। अगर इनके हम सोर्सेस की बात करें, तो वेटलैंड भी इनका सोर्स है। एग्रीकल्चर जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग और पैडी फील्ड भी इनके सोर्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ट्रेस गैस है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती है। प्राइमरली इनके अगर सोर्स की बात करें, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग भी नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर बात करें हम सल्फर की, तो सरिया सल्फर कंपाउंड की, तो बेसिकली इट इंक्लूड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इनके सोर्सेस क्या है? वोल्केनिक इरप्शन और फॉसिल फ्यूल का बर्निंग एंड स्मेल्टिंग। सल्फर डाइऑक्साइड एरोसोल्स बनाता है, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे वोल्केनिक इरप्शन सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो एरोसोल्स बनाते हैं और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को टेम्पोरली कूल करने में मदद करते हैं। सो बेसिकली ये वेरिएबल गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सिस्टम में क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, लेकिन इनका इम्बैलेंस स्पेशली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। Now let's talk about the aerosols and the solid particles in the atmosphere. Aerosols are tiny solid और liquid particles जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। ये वेदर और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करते हैं। इनके अगर हम सोर्सेस की बात करें, तो वोल्केनिक इरप्शन, ऐश और गैसेस रिलीज होते हैं, जो एरोसोल बनाते हैं। सी स्प्रे के थ्रू छोटी सॉल्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आती हैं। मेटेओर्स के छोटे टुकड़े एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन सोर्सेज की, तो पहला है आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, फैक्ट्री से रिलीज होने वाले पॉल्यूटेंट। अनदर वाज द सूट एंड स्मोक, फॉसिल फ्यूल कंबशन और बायोमास बर्निंग के कारण ये जनरेट होते हैं। अगर बात करें रोल की, तो एरोसोल सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और स्कैटर करते हैं, जो क्लाइमेट और विजिबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है।
ये कंडेंसेशन न्यूक्ली का काम करते हैं, जो क्लाउड बनाने में और प्रेसिपिटेशन में मदद भी करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास माउंट पिनाटुबो इरप्शन का 1991। इस वोल्केनिक इरप्शन ने एरोसोल्स रिलीज किया जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके टेम्पररी अर्थ को कूल करने में मददगार रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द एरोसोल्स एंड द सॉलिड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में लाइट को स्कैटर करते हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ठीक है, जो कुछ नेचुरल फिनोमेना को जन्म भी देते हैं और उसका रीजन भी बन जाते हैं, जैसे कि सनराइज और सनसेट। एरोसोल्स की वजह से लाइट स्कैटर होती है जिससे स्काई ऑरेंज और रेड कलर्स में दिखाई देता है। ब्लू स्काई की अगर बात करें तो सिलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से स्काई अपना क्रिटिकल या टिपिकल ब्लू कलर लेता है। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की अगर बात करें तो कुछ एरोसोल हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब करने में केपेबल होते हैं। ये प्रॉपर्टी उन्हें क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन में मददगार बनाती है। जब हम लोग क्लाउड पढ़ेंगे तो वहां पर और डीप में इसको समझेंगे। तो बेसिकली एरोसोल्स का डबल इम्पैक्ट है। एक तरफ ये क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशन में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और दूसरी तरफ एक्सेसिव एरोसोल्स पॉल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम का कॉज भी बनते हैं। एरोसोल्स सिर्फ स्काई के कलर्स को नहीं बनाते बल्कि क्लाइमेट और वाटर साइकिल के प्रोसेसेस में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक एसेंशियल पार्ट भी। इन दिस चार्ट वी हैव द गैस परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड देयर सिग्निफिकेंस। जो चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं उन्हीं का एक समरी यहाँ पर दिया गया है। तो उसको समझने के बाद अगर आपको नोट बनाना है तो दिस विल बी द परफेक्ट स्लाइड फॉर योर नोट्स। अगर कुछ डाउट आता है यू कैन आस्क मी। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें हर लेयर का अपना यूनिक फीचर और फिनोमेना होता है। ये लेयर्स टेम्परेचर वेरिएशंस और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफाइन की गई है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर को 5 मेन लेयर में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करें तो अर्थ के सरफेस का सबसे करीब लेयर है जिसमें वेदर फिनोमेना जैसे क्लाउड, रेन और स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। इस लेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है। अगर बात करें मेसोस्फेयर की तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर है जिसमें मेटियोर्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त बर्न हो जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ शार्पली डिक्रीज करता है। अगर बात करें हम थर्मोस्फेयर की तो ये मेसोस्फेयर के ऊपर की लेयर है जो हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ये लेयर ऑरोरा जैसे फिनोमेना को जन्म देने के लिए जानी जाती है। ठीक है। अगर बात करें एग्जॉस्फेयर की तो ये एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर है जो ग्रेजुअली स्पेस में मर्ज होती है। यहाँ गैसेस का डेंसिटी बहुत लो होता है और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लेयर्स अर्थ की लाइफ, वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और साथ ही स्पेस और अर्थ के बीच का एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बनाते हैं। चलिए, अब इन जो 5 लेयर्स के हमने डिस्कस किया है ऊपर, इनके बारे में डीप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर मोस्ट वेदर फिनोमेना ऑकर। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर का हाइट पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर तक होता है। ये वेरिएशन हीटेड एयर के राइजिंग की वजह से होता है। ठीक है। इस लेयर में एटमॉस्फेयर का 75% मास और ऑलमोस्ट सारा वाटर वेपर और एरोसोल प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर रेट पर। यानी कि 1 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रोपोपॉज की तो बेसिकली इट इज द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर ट्रोपोपॉज पर टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है और ज्यादा चेंज नहीं होता। इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। पोल्स के ऊपर टेम्परेचर आपका -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। अगर बात करें हम इसके सिग्निफिकेंस की सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, कि ये लेयर सारी वेदर एक्टिविटीज का सेंटर है जैसे साइक्लोन, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म। इस लेयर में कन्वेक्शन करंट डोमिनेट करती है जो हीट और मॉइस्चर का ट्रांसफर करते हैं। ये करंट ट्रोपोपॉज पर रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाता है।
जो ये कन्वेक्शन करंट है, लेटेंट हीट है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। इस लेयर के भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है और सिग्निफिकेंस है। नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस। तो स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर से शुरू होती है। इनिशियली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यहाँ पर, लेकिन ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ इंक्रीज भी करता है। ये ओजोन के यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है। अगर बात करें हम ओजोनोस्फेयर की, तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, जिसे ओजोनोस्फेयर कहते हैं। ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर कंट्रोल करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। कौन सी यूवी रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब की जाती है, कौन सी है जो बिल्कुल धरती पर आ जाती है, अर्थ के ऊपर तक आती है, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में एट लेंथ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी को देखना है तो वहां पर जाकर देख सकता है, ठीक है। ये लेयर वेदर डिस्टर्बेंसेस से फ्री होती है, जो इसे एक काम और स्टेबल रीजन बनाता है। अगर बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो एयरक्राफ्ट और जेट लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस नहीं होती जो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। कभी कभी साइरस क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेयर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर एक काम और स्टेबल लेयर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके लाइफ को सेफ बनाता है और एविएशन के लिए एक परफेक्ट रीजन भी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओजोन फॉर्मेशन एंड इट्स थ्रेट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन यानी कि O3 तब बनता है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी कि O2 अल्ट्रावायलेट लाइट से स्प्लिट होते हैं। फ्री ऑक्सीजन एटम यानी कि O स्प्लिट होने के बाद ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ कंबाइन करके O3 यानी कि ओजोन बनाते हैं। ओजोन यूवी लाइट के कांटेक्ट में आकर ब्रेक भी हो जाते हैं, जिससे ओजोन ऑक्सीजन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये प्रोसेस स्ट्रेटोस्फीयर में लगातार चलता रहता है, ठीक है। अगर बात करें इसके थ्रेट की, तो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन की जो है ये ओजोन के डिस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। इन गैसेस के केमिकल रिएक्शन ओजोन को तोड़ देते हैं, जो ओजोन डिप्लीशन का कॉज बनता है, जैसे अंटार्कटिक ओजोन होल। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर ये फॉर्म भी खुद से हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद फॉर्मेशन भी इनका होता रहता है, तो फिर अगर डिप्लीशन हो भी रहा है तो ओजोन क्यों हो रहा है, दिक्कत क्या है उससे? देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो डिप्लीशन का रेट है, यानी कि CFC या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि डिप्लीशन का रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ये, तो फॉर्मेशन हो नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। अगर इनका रेट कम हो जाए, यानी कि इनकी मात्रा कम कर दी जाए, तो जाहिर सी बात है कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कम हो जाएगा और ओजोन होल हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। एक एग्जांपल है हमारे पास कॉनकॉर्डिया सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का, जो बेसिकली टर्बुलेंस को अवॉइड करने के लिए लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करता था। ये एक रिवोल्यूशनरी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट माना जाता है, जो कि डेवलप किया गया था जॉइंटली बाय द यूके एंड फ्रांस, और ये ऑपरेट करता था 1976 से 2003 के बीच में। इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी अपने टाइम के हिसाब से, दैट वाज माक 2.04, यानी कि साउंड की स्पीड से भी डबल, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यूवी एक्सपोजर एंड हेल्थ की। तो ओजोन डिप्लीशन की वजह से यूवी एक्सपोजर बढ़ गया है और जो स्किन कैंसर केसेस काफी ज्यादा होने का रीजन है, स्पेशली इन द रीजन्स लाइक ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्ड लेयर है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, स्पेशली नियर दी मेसोपॉज यानी कि अपर बाउंड्री, ठीक है। मेटियोस की अगर बात करें, तो इस लेयर में मेटियोस एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं, जिसे शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड इसी लेयर में सबसे ऊपर फॉर्म होते हैं और सिर्फ सनसेट और सनराइज के वक्त दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, तो मेसोस्फीयर मेटियोस को बर्न अप करके अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, जो अदरवाइज सरफेस तक पहुंच कर डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। जब अर्थ कॉमेट के डेब्रीज के थ्रू पास करता है, तब परसीड्स जैसे मेटियोर शावर देखने को मिलते हैं। ये मेटियोर्स मेसोस्फीयर में एंटर करके बर्न अप होते हैं, जो नाइट स्काई में ब्यूटीफुल शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देते हैं। सो बेसिकली मेसोस्फीयर एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, जो अर्थ को मेटियोर से प्रोटेक्ट करता है। इसके कोल्ड टेम्परेचर और यूनिक क्लाउड इसे एटमॉस्फेयर में
इसे एटमॉस्फेयर की एक फैसिनेटिंग लेयर भी बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्मोस्फेयर। Thermosphere is the fourth layer of the atmosphere known for its high temperatures and unique phenomena. ठीक है। थर्मोस्फेयर में एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज करता है ड्यू टू निगेटिव लैप्स रेट, क्योंकि हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। निगेटिव लैप्स रेट इज द सिचुएशन वेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड ऊपर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग एज इन द नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मली जो आपका लैप्स रेट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरता जाएगा, लेकिन नेगेटिव लैप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसे हम टेम्परेचर इमर्जन के नाम से भी जानते हैं। इस लेयर में आयनोस्फेयर होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल से भरा हुआ होता है और रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यहाँ एयर डेंसिटी बहुत लो होती है, इस वजह से हीट ट्रांसफर मिनिमल होता है इवन दो टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थर्मोस्फेयर के अंदर ऑपरेट करते हैं। लोअर थर्मोस्फेयर में ऑरोरा बोरेलिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट फिनोमेना हमें देखने को मिलती है, जो सोलर विंड पार्टिकल्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से दिखाई देता है। 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कर्मल लाइन के नाम से जानते हैं, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच के बाउंड्री को डिसाइड करता है। इस लाइन के ऊपर जाने वाले ह्यूमंस को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए स्पेस में जाने वालों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, तो क्या जो हेलीकॉप्टर से या जो एयरक्राफ्ट है उनसे उड़ के जाते हैं उनको भी माना जाएगा? नहीं, जो कर्मल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली थर्मोस्फेयर हाई टेम्परेचर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, क्रिटिकल आयनोस्फेयर और मैस्मराइजिंग ऑरोरास के लिए जाना जाता है। ये लेयर स्पेस ऑपरेशन और अर्थ की एटमॉस्फेरिक बाउंड्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट, दैट इज द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर है जो आउटर स्पेस में ट्रांजिशन करती है। ये लेयर एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच के बाउंड्री जोन है। एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस बहुत स्पार्स यानी कि कम डेंसिटी में प्रेजेंट होती हैं और फ्रीली मूव करती हैं। लाइट गैसेस जैसे हाइड्रोजन हाई एनर्जी और लो मॉलिक्यूल मास के कारण स्पेस में एस्केप करते रहते हैं। सोलर रेडिएशन की डायरेक्ट एक्सपोजर होने की वजह से टेम्परेचर ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज करता है। एक्सोस्फेयर में जीपीएस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सोस्फेयर की लोअर बाउंड्री थर्मोस्फेयर के साथ ओवरलैप करती है, जिसे एक ट्रांजिशनल जोन कहा जाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है और गैसेस को सोलर विंड के थ्रू एस्केप होने से बचाता है। टाइटन यानी कि सैटर्न का जो मून है और रिटर्न जो कि नेपच्यून का मून है, इसके नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर हैं, जबकि अर्थ का एक्सोस्फेयर मेनली हाइड्रोजन रिच है। ठीक है, सो बेसिकली एक्सोस्फेयर अर्थ और स्पेस के बीच एक कनेक्टिंग जोन है जहां सैटेलाइट रहती है और लाइट गैसेस के एस्केप प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच एक स्पेशल लिंक बनाता है। नाउ लेट्स समराइज द एटमॉस्फेयर मास एंड टेम्परेचर प्रोफाइल। मास डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बिलो 5.6 किलोमीटर एटमॉस्फेयर का 50% मास अर्थ के सरफेस के सिर्फ 5.6 किलोमीटर के नीचे होता है। 90% मास 16 किलोमीटर के नीचे कंसंट्रेटेड है जो मेलियन ट्रोपोस्फेयर में होता है, और 99.99997% एटमॉस्फेयर का मास कर्मल लाइन दैट इज 100 किलोमीटर इसके नीचे रहता है, जो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच का बाउंड्री है। ठीक है, अगर बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो साउंड का स्पीड एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जो मॉलिक्यूल्स के बीच वाइब्रेशन के जरिए ट्रेवल करती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज मोशन करते हैं, जिसकी वजह से साउंड का प्रोपगेशन स्पीड भी बढ़ जाता है। थर्मोस्फेयर जैसे वार्मर लेयर्स में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा होती है। मेसोस्फेयर जैसे कूलर लेयर में साउंड का स्पीड कम होता है ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक है, सो बेसिकली एटमॉस्फेयर का मास ज्यादातर लोअर लेयर्स में कंसंट्रेटेड है और साउंड का स्पीड टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, जो एटमॉस्फेयर के डायनेमिक बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है।
हमने 5 जो लेयर्स डिस्कस की है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, इन्हीं का समरी यहाँ पर आपको चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। यू कैन हैव अ ग्लांस और यहाँ से अगर आपको ऊपर सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो केवल डायरेक्टली आप यहाँ से नोट अपना बना सकते हैं। ठीक है? सो बेसिकली दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।